अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। व्हाट्सएप पे जितना भी आपका फीडबैक आया होता है वो सब का सब मैं कोशिश करता हूं जब जब भी टाइम मिले उसको पढूं और रिप्लाई भी करता हूं। कुछ लोग बहुत गुस्से में भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं कि आप मैसेज नहीं पढ़ते, हमें रिप्लाई नहीं देते। कोशिश मैं पूरी करता हूँ रिप्लाई करूँ, लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैसेज अगर आप देखेंगे मैंने आपका देख लिया है, रीड शो हो रहा है, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि क्योंकि मैं अपना वो जो मोबाइल है सिर्फ मेरे पास होता है। आज भी मैं कॉल सुन रहा था और मैसेज आए हुए थे, क्या हम मज़हर मलिक से बात कर रहे हैं? आप ही मज़हर मलिक हैं? जी, जो नंबर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप पे दिया हुआ ये सिर्फ मेरे पास होता है और किसी के पास नहीं होता। यूँ समझिए ये मेरा पर्सनल नंबर ही है जो मैंने आप लोगों को दिया है, इसलिए मैं खुद ही होता हूँ जो मैसेज पढ़ रहा होता हूँ या रिप्लाई कर रहा होता हूँ। सो जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सका उनके लिए लव यू सो मच। आप लोगों ने जितना प्यार दिया हुआ है, जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया हुआ है, अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की कहानी जी, सबकी कहानियां मैं इसमें शामिल करूंगा। आप लोग ये नहीं सोचना कि जी अभी तक बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जी हमारी कहानी अभी तक शामिल क्यों नहीं हुई। आपकी भी कहानी लाजमी इसमें शामिल हो जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जी, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी उनका नाम है दानिश, बिहार इंडिया से उन्होंने ये कहानी भेजी है। और जिस गांव की ये सच्ची कहानी है उसका नाम है हयातपुर। दानिश ने कहा है मेरा नाम तो ओरिजिनल बता दीजिए, गांव का नाम हयातपुर भी ओरिजिनल बता दीजिए, लेकिन बाकी जितने भी नाम हैं आप बदल दीजिए। ओके। बहुत सारे लोग जब मुझे कहानी सुनाते हैं तो बहुत लंबा करके उसको सुनाते हैं और कुछ लोग लंबी कहानी होती है उसको टू द पॉइंट सुना देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उस कहानी को इस अंदाज में सुनाऊँ कि आपको सुनने का मज़ा आए। और आप लोग तारीफ़ भी करते हैं, लिखते भी हैं कि कहानी अच्छी लगी, मज़ा आया, ऐसा लगा कि हम खुद कहानी के किरदार थे और कहानी के बीच में मौजूद थे। हयातपुर के साथ एक हयातपुर जो एक देहात था, वहीं पे ही नेपाल से जो पानी आता था, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी तो उनके खेतों के साथ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो बारिशों का पानी भी और जो नेपाल शहर से भी पानी आता था वो वहीं पे जमा हो जाता। ऐसा पाकिस्तान की भी बहुत सारे शहरों में होता है। राजनपुर शहर में भी ऐसा होता है कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो सैलाब आ जाते होते हैं। तो शहर से दूर ऐसी जगह बनाई होती है जहाँ पे ये पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा गहरा होता है और कुछ जगहों पे इतना गहरा नहीं होता। लेकिन जिस जगह की ये कहानी है उनका कहना यह है जिस जगह पे ये पानी आता था दरमियान में अगर आप पहुंच जाए तो वहां पे पानी बहुत गहरा हो जाता था, इंसान डूब सकता था। शुरू में काफ़ी आगे तक आप जाते जाएं तो आप डूबने के चांसेस कम थे, इतना ज़्यादा गहरा नहीं था। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते कि हम मछली के शिकार के लिए आगे से आगे जाएं, ये जानने के बावजूद कि आगे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, वहाँ पे डूबने का खदशा है। जब पानी बहुत तेज़ी के साथ बह रहा होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को अपने साथ बहा के ले जाता है। अगर आपको तैरना आता भी है तो बहुत माहिर कोई तैराक होगा तो इस तेज़ी से गुजरते पानी में से निकल जाएगा, वरना अक्सर लोग बह जाते हैं। आपने देखा होगा जब सैलाब आते हैं और बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है तो कई लोग उस पानी के साथ घूमते हुए जा रहे होते हैं और थोड़ी ही देर के बाद नजर आना बंद हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं। ऑलरेडी भी यहां पे भी पानी हमेशा होता था, लेकिन जब नेपाल से पानी वो कहते हैं आता तो और ज्यादा भर जाता ये, तो वहां पे मछली भी बहुत ज्यादा होती। गांव के लोग वहां पहुंच जाते और मछली का शिकार करते। रामू, जो एक फर्जी नाम मैं लिख रहा हूं, अपनी नाव को लेके, अपनी कश्ती को लेके मछलियों का शिकार करता।
उसको अक्सर कहते गांव वाले, कोशिश करना दूर तक मत जाना, वो जगह है वहां पे पानी बहुत ज्यादा गहरा है, वहां पे तो दरख्त भी एक दो उगे हुए हैं, बिल्कुल डूबे हुए नजर आते हैं। उनको इतने ऊंचे दरख्त है, उसके बावजूद उनकी जो शाखें हैं, थोड़ी सी ऊपर वाला हिस्सा जो बहुत ऊंचा होता है, वो भी इस तरह नजर आता है जैसे कोई छोटी सी झाड़ी हो। इसका मतलब है वहां पे पानी बहुत ज्यादा गहरा होता था। एक दफा इसी तरह वो अपनी कश्ती पे मछली का शिकार करने के लिए जब रवाना हुआ, तो आज पानी का बहाव बहुत तेज था। उसको गांव वाले ने भी कहा, रामू आज मत जाओ, आज वैसे भी पानी का बहाव बहुत तेज है और ऊपर से बारिश भी होने वाली है, बेहतर होगा कि आज तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो किसी की भी सुनने वाला कहां था। रामू अपनी कश्ती पे सवार हुआ और मछलियों के शिकार के लिए आगे बढ़ गया। गांव के कुछ लोग उसको जाता हुआ देखते रहे, यहां तक कि उसका कश्ती उस जगह के करीब भी पहुंच गई जहां से गहरा पानी शुरू हो जाता था। लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए। रामू की कश्ती उस गहरे पानी के ऊपर तैरती रही और मछली का शिकार करता रहा। लेकिन जब रात को वो अपने घर ना पहुंचा, तो उस छोटे से हयातपुर गांव में रामू की बीवी बाहर निकली और दूसरे से पूछने लगी, आज रात हो गई, रामू अभी तक वापस नहीं आया, किसी ने रामू को देखा है? पता नहीं कहां चला गया है। और पूछते पूछते जब उन लोगों तक पहुंची जिन्होंने रामू को मना किया था कि आज तेज भाव है, बारिश भी है, मत जाओ, उन तक पहुंची और वही सवाल दोहराया, क्या रामू को देखा है? तो उन्होंने कहा, हां देखा था, आज वो कश्ती लेके उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ गहरा पानी है। उसको मना भी किया था कि आज पानी का बहुत तेज है, आज मत जाओ, पर वो जिद करके चला गया। उसके बाद हम अपने कामों में मसरूफ हो गए, हमने उसको नहीं देखा। गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलके रामू को ढूंढते रहे, यहां तक कि जब सब नाकाम लौटे और उसकी बीवी को बताया कि रामू का कोई भी अता पता नहीं है, तो कुछ लोगों का कहना था कि पता नहीं कहां चला गया और कुछ लोगों का कहना था हो सकता है उसकी नाव उसी जगह पे हमने लास्ट टाइम तैरती हुई देखी थी, जहां पे गहरा पानी था, शायद वहीं पे ही ना डूब गया हो। अब कंफर्म तो नहीं था, लेकिन आवाज़ें सुनने को जो मिल रही थी कि रामू शायद उसी जगह पे डूब गया है, और कुछ कहते थे पता नहीं रामू कहां चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सब भूल गए। अगर किसी को रामू याद था तो वो उसकी बीवी थी। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद फिर इसी तरह का वाकया हुआ। उसी गांव के दो लड़के शिकार खेलने के लिए उसी तरफ गए, और जब शाम को वो भी अपने घर ना पहुंचे और उनके घर वाले भी उनको ढूंढने के लिए बाहर निकले, और जब नाकाम लौटे तो फिर किसी ने बताया कि आज सुबह उनको हमने उसी तरफ जाते हुए देखा था, शिकार करते हुए, जिस तरफ पानी काफी गहरा था। और उसके बाद हमने उनको नहीं देखा, हम अपने कामों में मसरूफ हो गए। लोग जब शिकार कर रहे होते हैं तो पास से कोई अगर गुजर रहा हो तो वो देखता जरूर है कौन है, क्या कर रहा है, लेकिन कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता। ऐसा नहीं करता कि उसको रोक दे या उसको वापस बुला ले। हाँ, जाने से पहले ताकीद जरूर कर देते थे कि उस तरफ मत जाओ, इस तरफ खतरा है, ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि काम छोड़ के वहीं पे खड़े रहे इस इंतजार में कि खतरा होगा तो हम इसको बचाएंगे। हर कोई अपने अपने कामों में चला जाता था। और वो दो लड़के भी आज गए थे, और जिसने उसको लास्ट टाइम देखा था उनका यही कहना था कि हमने उनको पानी के उस तरफ जाते हुए देखा था जहाँ पे गहरा पानी है। उसके बाद हमने उनको नहीं देखा, हम भी आगे चले गए थे। और इसी तरह वो दोनों लड़के भी गायब हो गए। अब इस बात को तकरीबन 3-4 साल होने लगे थे कि रामू काका भी गायब हो गया था, और वो दो लड़के भी जो बिल्कुल नौजवान से थे वो भी गायब हो गए थे। एक बात मुश्तरका थी कि रामू भी और वो दोनों लड़के भी आखिरी दफा जो देखे गए थे वो मछली का शिकार करते हुए उस गहरे पानी की तरफ देखे गए थे, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी उन्होंने फिर एक फर्जी नाम, उनका अपना नाम भी दानिश है, उन्होंने लिखा कि ये भी कहानी दानिश और उसके कुछ दोस्तों की है जिन्होंने प्रोग्राम बनाया, पानी तेज आया हुआ है और मछली काफ़ी ज़्यादा है, क्यों ना मछली का शिकार किया जाए। उन दोनों सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, रात के टाइम हम चलेंगे और मछली का शिकार करेंगे।
सब दोस्त अपने घरों को चले गए, खाना वगैरह खाया और दानिश ने जो मतूबा जगह बताई थी वो सारे दोस्त वहां पे इकट्ठे हुए। अक्सर वो जाते रहते थे और आज भी इसी तरह वो फिर से इकट्ठे हुए थे। रूटीन थी, मामूल था, जब कभी प्रोग्राम बनता था तो वो दोस्त मछली के शिकार को जाते थे। कुछ के पास बड़े बड़े डंडे थे, कुछ के पास डोरी और वो कांटा और वो जो भी सामान होता है मछली का वो था। ऐसा नहीं था कि सब एक ही तरह से मछली पकड़ते। डंडे भी कुछ लोग इसलिए लेके आते थे कि अगर कहीं कोई बड़ी मछली नजर आ जाए तो उसको डंडे से मार के उसको पकड़ लिया जाए। उनमें से एक दोस्त ऐसा भी था जिसके पास एक छोटा सा जाल भी था, जो वो जाल फेंकता था। सबके पास अपना अपना सामान था। सब अपने अपने बैग बना के मतलूबा जगह पर पहुंच गए जहां पे दानिश ने उनको बुलाया था। बातें करते हुए चलते हुए वो उस जगह पे पहुंच गए जहां पे वो पानी बह रहा था और उसके अंदर मछली थी। अक्सर जब भी वो यहां पे पहुंचते थे तो इसका तरीका ये होता था, 11 बजे से लेके रात के 3 बजे तक वो यहां पे मछली का शिकार करते और जैसे ही 3 बजते वो अपने अपने घरों को वापस चले जाते। तो आज भी ऐसा ही हुआ। जब वो सारे वहां पे पहुंच गए, 11 तकरीबन बज चुके थे, तो दानिश ने सबसे कहा, ठीक है जी, शिकार करते अपना अपना, और इसी ही जगह पे जैसे ही 3 बजेंगे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अपना अपना सामान उठाएंगे और घर की तरफ लौट चलेंगे। क्योंकि वो एक ही जगह पे शिकार नहीं करते थे, दूर दूर फैल जाते थे शिकार करने के लिए। ऐसा ही हुआ, वो सारे दोस्त दूर दूर शिकार करने के लिए फैल गए और अपना अपना शिकार करने लगे। आज उनको उम्मीद थी कि आज हम ज्यादा मछलियां पकड़कर घर लेके जाएंगे। टाइम गुजर रहा था और सब इस उम्मीद के साथ कि हम मछली पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। पानी जो शोर करता हुआ वहां से गुजर रहा था। कभी पानी के करीब आप जाके बैठे रात की तन्हाई में, घुप अंधेरे में, चांदनी रात उस पानी के ऊपर पड़ रही हो तो पानी का अक्स भी, साया भी आपको डराता है। पानी के अंदर से एक अजीबो गरीब सा शोर सा पैदा होता है। उस पानी को आप सुनने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है वो पानी भी आपसे कहने की कुछ कोशिश कर रहा है। वो आपसे मुखातिब है, आपसे बातें कर रहा है। उस पानी के अंदर जो मखलूक है वो कहीं ना कहीं से आपको देख रही है। कोई एक मछली भी जब ऊपर आके डुबकी लगाती है और वापस जाती है तो देख के जाती है क्या कोई बैठा है बाहर, और बाहर की दुनिया कैसी है जो हर वक्त पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर तैरती है। जब वो ऊपर की तरफ आती है तो एक और नीला आसमां, एक खुला आसमां देखती है, और उसके बाद डुबकी लगाती है तो जरूर देखती है इस पानी के अंदर भी एक और दुनिया है, एक खूबसूरत दुनिया जिसमें नीला खुला आसमां, बड़ा सा आसमां। वो ज्यादा देर रुक नहीं सकती क्योंकि उसका सांस बंद होता है, इसलिए वो फौरन वापस पानी के अंदर चली जाती है। दानिश डंडा लेके एक जगह पे बैठा हुआ था मछली के शिकार में। दूर दूर तक उसकी नजरें फैली हुई थीं और वो मछली को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन ये तमाम दोस्त उस जगह से वाकिफ थे जिसको गहरा पानी कहा जाता था, जिसकी तरफ कोई भी नहीं जाता था, और इन्होंने भी यही फैसला किया हुआ था, इस तरफ हमने बिल्कुल नहीं जाना। दानिश जो इर्द गिर्द बैठा देख रहा था, वहीं पे उसकी निगाह पड़ी। तकरीबन एक 7 फुट लंबी एक मछली थी जो गहरे पानी से निकल के जहां पे कम पानी था वहां पे आ गई थी और इस अंदाज में आके सामने फड़फड़ा रही थी जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा समंदर के किनारे, दरिया के किनारे कोई बड़ी सी मछली बाहर की तरफ आ जाए तो लोग उसको धक्का देके अंदर की तरफ वापस भेजते हैं, क्योंकि वहां पे पानी कम गहरा होता है, इसलिए वो खुद से तैरती हुई वापस नहीं जा सकती, उसको धक्का देने की जरूरत होती है। लोग उसको पुश करते हैं और गहरे पानी के अंदर, अल्लाह अकबर, गहरे पानी के अंदर उसको डाल देते हैं और वो वापस चली जाती है। चला गया। असल में मैं जब कहानी सुनाता हूँ, इस दफ़ा शायद मैं दिखा भी सकूँ आपने, मैंने कोशिश तो की है। यहाँ पे अकेला नहीं होता, मेरी फैमिली अंदर होती है और
बहुत सारे होते हैं जो यहाँ कहानी सुन रहे होते हैं, मेरे इर्द गिर्द होते हैं। तो मेरी जब निगाह पड़ती है, रात का टाइम है, इस वक्त भी 12:15 हो चुके हैं। ये देखिए, मैं इस वक्त करीब से आपको शायद ना दिखा सकूँ, 12:15 हो चुके हैं रात के। खामोशी होती है इसलिए तो मैं रात को प्रोग्राम करता हूँ, तो बहुत सारे नज़ारे मुझे देखने को मिलते हैं। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर। तो दानिश की जब निगाह पड़ी, वो 7 फुट लंबी मछली जो बाहर आ गई थी, गहरे पानी से निकल के तड़प सी रही थी, तो उसको लगा लो भाई, आज तो लॉटरी निकल आई, आज तो एक बड़ी मछली मेरे हाथ लग गई जो तकरीबन 7 फुट लंबी है, जिसके हाथ में डंडा था। उसी डंडे को लेके वो आगे की तरफ बढ़ा कि जाके इस मछली को पकड़ लूं। जैसे ही वो इस मछली के करीब गया, मछली तैरती हुई, जोर लगाती हुई आगे की तरफ बढ़ी और साथ ही पानी के अंदर डुबकी लगा के गायब हो गई। दानिश सोच रहा था कि मैंने देर कर दी, मुझे तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, शायद मैं इसको पकड़ लेता। इतनी बड़ी मछली, आज तो कमाल ही हो जाता। अगर इतनी बड़ी मछली मैं लेके जाता तो सब दोस्त हैरान रह जाते कि यार क्या बात है दानिश, लेकिन मैंने मिस कर दी। वो इधर उधर फिर मछली की तलाश में लगा हुआ था, कहीं से कोई बड़ा सा पीस, कोई बड़ा सा दाना मछली का नजर आए तो उसको पकड़े। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर देखा उसने, जो अभी सामने ही उसको वो 7 फुट की मछली नजर आई थी, थोड़े सी फासले पे आगे की तरफ, गहरे पानी की तरफ वो मछली फिर से उसको नजर आई। अब वो फिर फड़फड़ा रही थी, यकीनन किसी ऐसी जगह पे निकल आई थी जहां पे अभी भी पानी गहरा नहीं था। उसने कहा इस दफा मुझे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अभी उसने 4-5 कदम रखे ही थे कि कश्ती, वो मछली फिर से गायब हो गई। दानिश को फिर से दुख हुआ कि फिर मेरे हाथ से मछली निकल गई, काश आज मैं इस मछली को पकड़ लूं तो क्या ही बात है, वारे न्यारे हो जाएंगे। अब वो एक्टिव होकर उसी तरफ देखना शुरू हो गया जहां पे पहले मछली नजर आई थी और उसके बाद जहां पे मछली नजर आई थी। तो दानिश उसी तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन उसके कानों ने थोड़ी देर के बाद आवाज सुनी कि अब वही फड़फड़ाने की आवाज है। उसकी आंखें तो उसी तरफ थी जहां पे वो मछली 2 दफा नजर आई थी, लेकिन अभी भी आवाज आ रही थी। मछली फड़फड़ाने की जो आवाज सुन पा रहा था वो नजर नहीं आ रही थी। उसने तेजी के साथ इधर उधर देखा और जैसे ही मुड़ के दूसरी तरफ देखा तो मछली अब बिल्कुल किनारे के करीब, बिल्कुल वहां पे कम पानी था, वहां पे आ चुकी थी और फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी। कम पानी की वजह से जिस तरह मछली हाथ पांव मारती है। तेजी के साथ वो भागा कि अब तो नहीं जाने दूंगा, अब तो बिल्कुल पानी के उस हिस्से की तरफ है जहां पे पानी बिल्कुल कम है, अब तो इसको टाइम लगेगा वहां पे जाते हुए। और दानिश उसके करीब पहुंच भी गया, यहां तक कि दानिश ने उसके ऊपर छलांग लगाई। जैसे ही दानिश ने उसके ऊपर छलांग लगाई तो मछली ने करवट सी ली, और करवट लेते ही वो इस तरह गोल घूमना सी शुरू हो गई जिस तरह पानी की तरफ जा रही है। और ये क्या, तेजी के साथ फिर वो पानी के अंदर गायब हो गई। अब उसको और दुख होना शुरू हो गया कि मुझे 3 मौके मिल चुके हैं, लेकिन मैं उस मछली को अभी तक नहीं पकड़ सका। अब कुछ भी हो जाए मैं इस मछली को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको पकड़ के ही रहूंगा। लेकिन काफी देर वो इधर उधर मुसलसल देखता रहा, एक्टिव रहा, मछली अब नहीं आई थी। उसके दोस्त जो कुंडियां डाल के और मुख्तलिफ तरीकों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दानिश से काफी दूर थे। दानिश को टाइम का बिल्कुल एहसास नहीं था कि कितना टाइम हो गया है उसको ये कोशिश करते हुए, लेकिन वो अभी तक इस कोशिश में था कि मुझे इसी मछली को ही आज पकड़ना है, मुझे इतने मौके मिल चुके हैं, मैं इसको पकड़ के ही रहूंगा। फिर एक मौका आया, फिर ऐसा ही हुआ कि उस मौके को भी दानिश ने गंवा दिया। काफी देर के बाद वो नजर आई थी। दानिश ने फैसला किया कि टाइम हो चुका है, दोस्त जाने वाले होंगे, काफी देर हो गई है मुझे उस मछली के इंतजार में। मैंने छोटी मोटी मछली को भी शिकार नहीं बनाया, इस उम्मीद के साथ कि एक ही मार लूंगा तो इतनी बड़ी मछली तो मुझे किसी और शिकार की जरूरत ही नहीं होगी, और गांव वाले भी इतनी बड़ी मछली को देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मछली शिकार करके ये लाया, मेरे दोस्त भी हैरान हो जाएंगे। तो वो छोटी मछलियां उसको नजर तो आ रही थी,
लेकिन अब वो उन छोटी मछलियों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, उसकी मुसलसल तवज्जो उस बड़ी मछली की तरफ थी। काफ़ी देर हो गई थी, उसने टाइम भी देखा, लेकिन उसको अंदाज़ा था कि दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि 3 बज चुके थे और ये जाने का टाइम था। तो दानिश ने कहा, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूंगा, शायद आखिरी दफ़ा वो मुझे फिर से नज़र आ जाए। दोस्त अपनी अपनी मछलियां पकड़ के उस जगह पे जमा हो गए थे जहां 3 बजे सबने जमा होना था। जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो आवाज़ आई, दानिश कहाँ है? उन्होंने कहा, पता नहीं, अभी तक दानिश नहीं आया। सबने टाइम देखा, उसने कहा, टाइम तो हो गया है वापस जाने का, तो दानिश कहाँ चला गया? उसको तो पता है टाइम का। चलो 5 मिनट इसको और देख लेते हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई भी टाइम से ज़्यादा लेट हो जाता। 3 बजे सब वहां पे पहुंच जाते थे। 5 से 7 मिनट हो गए इंतज़ार करते करते। जब दानिश नहीं आया तो एक दोस्त ने कहा, लगता है दानिश हमसे जल्दी चला गया, उसको कोई काम पड़ गया या क्या हुआ। हम दूर दूर फैले हुए थे, इस जगह पे तो जहाँ पे हम जमा हुए हैं कोई भी नहीं था, तो शायद दानिश बताए बगैर हमें घर की तरफ चला गया है। आओ घर की तरफ चलते हैं। वो सब अपना अपना बैग बंद करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। उधर दानिश था जो इस इंतज़ार में बैठ गया था कि थोड़ा टाइम और लगा ले, शायद आज वो इस मछली को पकड़ने में कामयाब हो ही जाए। वहीं पे उसकी निगाह पड़ी, मछली सामने मौजूद थी और इस अंदाज में थी जैसे वो मौका दे रही हो कि दानिश मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। पहली जितनी दफ़ा भी वो मछली उसके सामने आई थी तो बिल्कुल किनारे पे आई थी, पानी वहां पे कम होता था, मछली फुल नजर आ रही होती थी। अब क्योंकि 3 से भी ज्यादा टाइम हो गया था और इस उम्मीद से कि मैं इसको आखिरी एक दफा कोशिश करूं, एक्टिव होकर भरपूर अंदाज में इस पे हमला करूंगा और इसको पकड़ लूंगा। और अब जब वो नजर आई थी, आंखों के सामने तो थी, लेकिन अब जरा गहरे पानी की तरफ थी, यानी कि किनारे से थोड़ी सी आगे की तरफ थी। दानिश ने कहा, मुझे रिस्क लेना चाहिए। दानिश ने अपना डंडा जो हाथ पे पकड़ा हुआ था तेजी के साथ चलता और उसकी तरफ भागा कि उसको पकड़ लूं। और इस दफा मछली गायब नहीं हुई, बल्कि उसका इंतजार करती रही। वो भी उसके पीछे जाता रहा, यहां तक कि दानिश ने महसूस किया कि मछली आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही है। हिम्मत दानिश ने भी नहीं आ रही, उसने कहा, मैं इसको पकड़ के ही दम लूंगा। दानिश भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाता रहा, यहां तक कि एकदम दानिश की निगाह पड़ी कि मैं उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं जहां पे सबसे गहरा पानी है। और उसके बारे में मशहूर है कि लास्ट टाइम जिन 3 लोगों को देखा गया था वो इसी गहरे पानी की तरफ थे और उसके बाद वो गायब हो गए थे। और मछली ने जैसे ही डुबकी लगाई उस गहरे पानी की तरफ, डुबकी लगा के फिर से वो बाहर इस तरह निकल आई जैसे तैरना उसने शुरू कर दिया हो और दानिश से कह रही हो, आओ अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो इस तरफ आ जाओ। एकदम से उसको झटका सा लगा, इस तरफ तो पानी सबसे ज्यादा गहरा था, तो मछली को तो नीचे डूबा हुआ होना चाहिए था, तो ये तैर क्यों रही है ऊपर? और मुझे ऐसा लगता है बुला रही है इस गहरे पानी की तरफ, आ जाओ। शायद खुदा को उसकी जिंदगी अजीज थी। वो बिल्कुल उसी तरफ बढ़ चुका था और अंदर दाखिल ही होने लगा था उस जगह में, तैरने के ऐसे अंदाज में कि मैं इसमें छलांग लगा कर तैरूं और तैरने के बाद इस मछली को पकड़ लूं। क्योंकि एक मौका ऐसा जरूर आया था जब उसने उसके ऊपर छलांग मार ली थी और अब उसको उम्मीद थी मैं उसको पकड़ लूंगा। लेकिन एकदम से उसके दिमाग में एक बात आई कि मुझे इस पानी की तरफ नहीं जाना चाहिए, मैं डूब सकता हूं, मैं मर भी सकता हूं, मैं गलत कर रहा हूं। उसके दिल और दिमाग में जब इस तरह की बातें शुरू हुई, नहीं मुझे इस गहरे पानी की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो एकदम से उसने कहा, नहीं मुझे मुड़ जाना चाहिए। और वहीं से वो वापस मुड़ा और तेजी के साथ बाहर आने लगा। अभी वो पानी से बाहर नहीं निकला था कि उसको आवाज आई एक नौजवान की, जिसने उसका नाम लेके बाकायदा उसको पुकारा। दानिश हैरान रह गया कि मुझे कौन है जो पुकार रहा है। उसने पानी के किनारे के बाहर देखा तो वहां पे कोई नहीं था, तो उसने कहा, ये आवाज कहां से आई है? मैंने क्लियर सुना है, लफ्ज दानिश कहा गया है। उसने इधर उधर देखा, उसको आवाज की सिमत का तयन करने की कोशिश की, जब समझ नहीं आई तो फिर उसने मुड़ के उस तरफ देखा जब दूसरी दफा वहां से आवाज आई थी। और ये वो जगह थी जहां से गहरा पानी शुरू होता था, जहां से वो मछली वो डूब के अंदर गई थी और ऊपर तैर रही थी। वहीं से किसी ने उसको आवाज दी थी और वो चौंक पड़ा, इस जगह से। और जब दूसरी दफा उसको किसी ने पुकारा तो साथ ही अभी पुकारने वाले ने उसका नाम लिया ही था कि किसी और ने भी उसका नाम लिया।
तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये एक नहीं दो नौजवान हैं जो उसका नाम लेके पुकार रहे हैं। और उसने उस तरफ गौर करके देखने की कोशिश की तो उसको नजर आया जो ह्योले से हैं, काले शैडो से हैं, काले साए से हैं, जो उसका नाम लेके पुकार रहे हैं। बिल्कुल नौजवान जिस्म जिस तरह होता है उस तरह के ह्योले से हैं, उस पानी के अंदर से उसका नाम पुकार रहे हैं। वो एकदम से घबरा गया, डर सा गया कि ऐसा हो नहीं सकता, रात के इस पहर कोई मेरा नाम लेके यहां से पुकारे, यहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता। वो तेजी से और बाहर की तरफ भागा तो वहीं पे एक और आवाज ने उसका नाम लेके उसको पुकारा। वो आवाज एक बूढ़ी सी आवाज थी, वो किसी और की नहीं, रामू की आवाज थी। वो रामू ही था जो पानी से उसको पुकार रहा था, दानिश बेटा दानिश इधर आओ, मेरी बात सुनो। पहले दो नौजवान उसको बुला चुके थे, दानिश इधर आओ, दानिश हमारी तरफ आओ। और अब रामू उसको कह रहा था, दानिश बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो समझ गया ये बूढ़ी आवाज अगर रामू की है और वो नौजवान आवाजें उन लड़कों की है, तो पानी के इस गहरे हिस्से में वो क्या कर रहे हैं। वो तेजी से भागा। वो जानता था दोस्त सब जा चुके होंगे, और जब उसने बाहर देखा तो वाकई उसके दोस्त जा चुके थे। उसने फैसला कर लिया था कि मैंने अब मुड़ के नहीं देखना, बस घर पहुंचना है। उसने अपना सामान वहीं पे फेंका। वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, यहां तक कि अपने घर पहुंचा। घर जिस अंदाज में वो दाखिल हुआ और जिस तरह वो हवास बाख्ता था, जिस तरह घबराया हुआ था, जिस परेशानी के आलम में वो दाखिल हुआ था, घर वाले भी काफ़ी परेशान हो गए कि क्या हो गया उसको। जो सोए हुए थे वो उठ गए और जो थोड़े बहुत जाग रहे थे वो डर गए कि दानिश को क्या हुआ है। सारे उसको संभालने में लग गए। उनको अंदाज़ा हुआ दानिश की हालत नॉर्मल नहीं है। उसको पानी पिलाया गया, उसको होश में लाया गया, और जब वो इस काबिल हो सका कि वो बोल सके तो उससे पूछा गया क्या हुआ है। तो दानिश ने जो उनको वो कहानी सुनाई कि पानी के उस गहरे हिस्से से मुझे दो नौजवानों ने और एक बूढ़ी आवाज़ ने पुकारा, तो गांव वाले चौंक पड़े, क्योंकि वो दोनों आवाज़ें उन नौजवान लड़कों की थी जो डूब के मर गए थे। और लोग ये समझते थे शायद कहीं चले गए हैं, और कुछ लोगों का कहना यह था कि शायद डूब के चले गए हैं। और तीसरी आवाज़ बूढ़ी सी थी जो वो रामू की थी, जो अपनी कश्ती लेके उस तरफ गया था। तब उस दिन गांव वालों को यकीन आ गया कि उस गहरे पानी में वो वाकई डूब गए थे। कुछ लोग जो ये समझते थे कहीं वो शायद चले गए हैं, तो वो कहीं नहीं गए थे, उसी पानी में डूब गए थे। और वो जो कश्ती उसको लेने के लिए, वो मछली जो बार बार वो आती और बात फड़कती थी और उसको लेके जाने की कोशिश कर रही थी, शायद ये एक बहकावा था जो उस गहरे पानी की तरफ लेके जाता और उसके बाद इंसान डूब जाता था। उस दिन गांव वालों को पता लगा कि वो तीनों, वो रामू और वो दोनों नौजवान किस तरह उस गहरे पानी में मरे थे। कुछ ना कुछ ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति थी जो वहां पे उनको बहला कर ले जाती थी। दानिश के सामने तो वो मछली का रूप धार के आई थी। यकीनन सी बात है वो भी मछली के शिकार में गए थे, वो अपनी कश्ती पे और वो दोनों नौजवान शिकार पे, तो उनको भी मछली के रूप में इस तरह बहकाया गया था। और उस गहरे पानी में जाके जब वो पहुंचे थे तो वो डूब के मर गए थे। आज उनकी आत्माएं, आज उनके हमजाद, आज उनकी रूहें वहां पे भटक रहे थे। और आज शायद दानिश भी उसी पानी में डूब के मर जाता, लेकिन अभी उसका जिंदा रहना लिखा हुआ था, आज उसका मरना नहीं लिखा था, इसलिए वो जिंदा वापस आ गया। उसके बाद पूरे गांव को यकीन हो गया कि पानी के इस तरफ नहीं जाना, अगर कोई जाएगा तो वो डूब के मर जाएगा। उस गांव में आज भी लोग जब कभी पानी आता है, शिकार करने जाते हैं, तो ये कहानी वहां पे इतनी मशहूर है कि उस हिस्से की तरफ कोई भी नहीं जाता जहां पे रामू और उन दो नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई थी। शिकार तो आज भी होता है, लेकिन दानिश के जिंदा बच जाने से जो कहानी दानिश ने सब गांव वालों को सुना दी और पूरे गांव और दूर दराज फैल गई, तो उससे सिर्फ ये हुआ कि अब लोगों को कोई मछली उस तरफ जाती हुई नजर भी आती है तो उस तरफ जाने से हर कोई कतराता है कि ये एक जाल बिछाया गया है उस पानी की तरफ लेके जाने के लिए, ताकि इंसान को वहां पे मार दिया जाए, तो उस तरफ कोई भी नहीं जाता। और दूसरी कहानी जो मुझे भेजी है चोलिस्तान से इम्तियाज़ ने भेजी है। इम्तियाज़ का कहना यह है, मैं और मेरे 3 दोस्त हमने प्रोग्राम बनाया किला ड्रावड़ जाने का। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में, अब तो रोड जो है किला ड्रावड़ तक जो जाता है बिल्कुल पक्का सा एक रोड बन गया है, मतलब
रेत ही रेत है हर तरफ। लेकिन पहले जो लोग जाते थे बड़ी मुश्किलों से उस तरफ जाते थे, रास्ता कोई इतना ख़ास नहीं होता था। मुझे याद है जिन दिनों में मैं भी चोलिस्तान जाता था, तकरीबन कोई 12-13 साल पुरानी बात है, तो गाड़ी चोलिस्तान किला ड्रावर तक तो डायरेक्ट चली जाती थी, लेकिन आगे कहीं पे हमने जाना होता था तो बहुत ही मुश्किल रास्ता होता था। और वहाँ के जो रहने वाले मकीन थे उनको हम साथ लेके जाते और वो हमें ऊपर आसमान देखते थे या इर्द गिर्द देखते थे, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने क्या देखते थे, वो हमें सिमत का तयन करके बताते थे, आप गाड़ी इस तरफ कर लें, हम गाड़ी इस तरफ कर लें। रेत के ऊपर गाड़ी जा रही होती थी और रास्ता नहीं होता था और वो हमें उस जगह तक पहुंचा देते थे। खैर कहानी ये है, इम्तियाज़ का कहना यह कि मैं और मेरे 3 दोस्त, हमारे पास गाड़ी थी, हम किला ड्रावर एक दोस्त से मिलने के लिए गए। सारा दिन हमने अपने दोस्त के साथ गुजारा। उसने हमारी बहुत खिदमत की, काफ़ी खिलाया पिलाया। चोलिस्तानी जो लोग होते हैं रोही में रहने वाले, बड़े मिलनसार, मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज होते हैं। मैं भी जब भी गया मुझे बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने। हिंदू वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं लेकिन बड़ा प्यार करते हैं वो सारे। तो कहते हैं हमारी बहुत आओ भगत की, बड़ा प्यार मिला उनके साथ। हमें टोबे पे भी लेके गए। तो हम कहते हैं हम चलते चलते एक टोबे की तरफ चले गए। टोबे पे एक लड़का बैठा हुआ था। ये मैंने भी देखा था। टोबा क्या होता है, जब पानी आता है, बारिशें होती हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ढलान सी बनी होती है, तो उस ढलान के नीचे जाके वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं। बहुत बड़ा होता है, 100 फुट बाई 100 फुट का इस तरह का बना देते हैं कि वो सारा पानी जो ऊपर से गिरता है वो चलते 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 इस तरह गिरते गिरते उस गड्ढे के अंदर जमा होता रहता है और वो तालाब सा जब भर जाता है तो उसको टोबा बोलते हैं। तो वहीं से इंसान और उनके जानवर, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, जितने भी उनके जानवर उन्होंने पाले होते हैं, वहीं से ही पानी पीते हैं। अब तो खैर पानी का बंदोबस्त हो गया है, वक्त के साथ साथ वहाँ पे भी तरक्की हो गई है, लेकिन पहले सारे उस टोबे से पानी पीते थे। मैं गया था तो हमने तो अपने साथ बोतलें रखी हुई थी, पहले से पता था। तो कहते हम चलते उस टोबे की तरफ गए तो एक लड़का वहीं पर बैठा हुआ था। उसकी बकरियाँ इर्द गिर्द चल रही थीं और वो एक दरख्त की छाँव में बैठा हुआ था। तो कहते चलते चलते हम भी उसके पास पहुँच गए। उसके बाद बैठ के बातें करने में ये मुझे अपना भी मंजर याद आने लग गया कि मैं भी जब गया था तो एक टोबे पे लड़का बैठा हुआ था, मेरे पास कैमरा था, माइक था, तो मैंने उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था, उससे गाने सुने थे, गपशप की थी। तो वो कहते हम भी उसके पास जाके बैठ गए और उस तरह बातें करते करते हमने कहा यार कोई एक वाकया सुनाओ, कोई अच्छी सी बात सुनाओ। हम मूड था ऐसे गपशप करने का कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें याद हो। नौजवान सा था वो, 20-22 साल उसकी उम्र हो गई कि यार कोई वाकया, कोई बात याद है जो तुम्हें भूले ना हो आज तक, हमें भी सुनाओ। कुछ देर वो सोचता रहा और उसके बाद कहता है हाँ एक वाकया है जो आज भी नहीं मैं भूल सका। तो हमने कहा यार हमारे साथ भी शेयर करो। तो उस लड़के ने बताया कि मेरी ये भेड़ बकरियां हैं, मैं इसी तरह चराता हूँ, सुबह सुबह मैं आ जाता होता हूँ, खाना घर से पैक करके ले आता हूँ और यहाँ पे आके मैं बैठ जाता हूँ। बकरियाँ चरती रहती हैं, जब उनको प्यास लगती है यहीं से आके पानी पीती हैं। मेरे पास रोटी होती है, रोटी मैं खा लेता हूँ दिन को जब मुझे भूख लगती है और यहीं से पानी पीता हूँ, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। जब शाम होती है तो अपनी बकरियाँ लेके अपने घर वापस चला जाता हूँ। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं अपनी बकरियाँ लेके आया, बकरियाँ अपने चरना शुरू हो गईं और मैं टोबे के पास बैठ के दरख्त के नीचे बैठा। ये वक्त कैसे गुजरते हैं अल्लाह बेहतर जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी जब गया था तो पहला सवाल ये किया था यार सारा दिन एक जगह पे बैठ के वक्त कैसे गुजारते हो। खैर तो उसने कहा जी मैं वहाँ पे बैठ गया और दिन का टाइम हो गया, मैंने अपना खाना शाना खाया, बकरियाँ फिरती रही, पानी शानी पिया, कुछ देर के लिए मैं सो गया। आज इस तरह सोया कि आंख जब खुली तो शाम हो रही थी, मैं शायद काफ़ी गहरी नींद सो गया था या लंबे टाइम के लिए सो गया था। अमूमन ऐसा होता नहीं था, 1-2 घंटे बाद मेरी आंख खुल जाती थी और अभी रोशनी होती थी, लेकिन आज जब मेरी आंख खुली तो अंधेरा सा फैल रहा था। और जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि आज मैं बहुत देर तक सोता रहा हूँ। जब मैं उठा तो मैंने देखा बकरियाँ आहिस्ता आहिस्ता शायद रवाना हो गई थी, उनको टाइम का एक पता था। अच्छा चोलिस्तान में बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो नहीं, जिनको पता तो उनको मैं बताता हूँ, जो यहाँ रेत ही रेत है, इंडिया वाले उसको राजस्थान बोलते हैं जो उनकी साइड पे है, जो इधर पाकिस्तान में उसको हम रोही चोलिस्तान कहते हैं। बहुत सारी भेड़ बकरियाँ आज भी ऐसी, अब तो बदल गया वक्त में, 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, घरों से चली जाती थी चरने के लिए। माल मवेशी जितना भी था दूर दूर फैल जाता था, घास फूस जो भी सब्जा होता वो खाती और शाम को घरों को वापस लौट आती थी। उन्होंने अपने घर देखे हुए होते थे। जिस लड़के से वो कहते हैं हम कहानी सुन रहे थे, वो भी बता रहा है कि मैं जब उठा तो अंधेरा फैल रहा था, मैंने देखा बकरियां खुद ही उस तरफ चल पड़ी थी जो रास्ता घर की तरफ जा रहा था। कहता है मैं जल्दी से उठा, अपने खाने वाले जो बर्तन थे वो मैंने उठाया। वो एक कपड़ा सा होता है, उसके अंदर रोटी होती है, उसी के अंदर वो सालन वालन रखा होता है, सालन होता है उसका। तो
तो कहता है मैंने अपना वो चीज़ें उठाई और मैं चल पड़ा जल्दी से कि मैं पहुंचूं और बकरियां देखूं कहाँ हैं, कोई इधर उधर ना रह जाए। उम्मीद तो उनको होती है कि बकरियां घर ही पहुंच जाएंगी, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ। तो इसलिए मैं तेज़ी से चलता हुआ भाग तो नहीं रहा था, लेकिन तेज़ तेज़ चल रहा था कि बकरियों तक मैं पहुंच जाऊं। तो वहीं पे तेज़ चलते चलते मुझे एक बकरी के बोलने की आवाज़ आई। छोटा सा एक बच्चा जो बकरी का था वो शायद कहीं उस पूरी बकरियों का वो जो एक झुंड सा था उससे वो बिछड़ गया था, और वो कहीं अंधेरा, क्योंकि अब फैला कंप्लीट तो नहीं था, फैल रहा था, वो इर्द गिर्द कहीं मौजूद था और बिछड़ गया था उनसे। इसलिए वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था जो मैं समझ गया कि ये कोई रास्ता भूल गया है या पीछे बिछड़ गया है। ये जो इस तरह के चरवाहे होते हैं, इनको पता होता है जानवर की आवाज़ का भी। जानवर जब इस तरह की आवाज़ निकले, जब वो बिछड़ा हुआ हो किसी से, चाहे वो बच्चा हो या बकरी हो, तो वो किस तरह की आवाज़ निकालता है ये बड़ी अच्छी तरीके से वो समझते होते हैं। जानवर सिर्फ इनके साथ बोल नहीं सकते, वरना ये जिस अंदाज में उनको आवाज़ें निकाल के इस तरह की या मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों इंसान और जानवर एक दूसरे के साथ इतना मानूस हो चुके हैं कि एक दूसरे की आवाज़ को क्लियर समझते हैं। जब वो उनको कुछ कहता है तो जानवर समझ जाते हैं, और जानवर जब बोलते हैं तो ये इंसान भी समझ जाता है जानवर क्या कह रहा है। तो इस तरह जब वो बच्चा इस तरह बोल रहा था तो समझ गया कि ये बिछड़ गया है और ये रो रहा है, चीख रहा है, अकेला है। तो ये मेरा एक बकरी का बच्चा था जो रह गया था। कैसे हो सकता, मैं आगे बढ़ जाता, मैं उसको ढूंढना शुरू हो गया, और यहां तक कि ढूंढते ढूंढते मुझे सामने वो नजर आ गया। छोटा सा एक सफेद सा बच्चा था जो वहां पे मौजूद था। मैं तेजी के साथ उसी की तरफ गया, और जब उसके करीब पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। था तो छोटा सा ये एक बकरी का बच्चा ही, लेकिन मेरी बकरियों में से ये नहीं था। ये अपनी तमाम बकरियों को पहचानते होते हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, दिन की बात नहीं कर रहा, मैं सालों की बात कर रहा हूं। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल ये लोग बकरियां इस तरह लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं। तो जितनी भी बकरियां हों, इनको बिल्कुल याद होती हैं कौन सी मेरी बकरी है, कौन सी दूसरे की बकरी है। अगर कभी बकरियां आपस में आके मिल भी जाएं, दो चरवाहों की बकरियां आपस में मिल जाएं, एक दूसरे के अंदर चली जाएं, कि मतलब जिस तरह कबूतर उड़ रहे हैं और आपस में मिक्स हो जाएं, तो कहते हैं हमारी बकरियां भी मिक्स हो जाएं, तो हमें पता होता है दोनों को, दोनों चरवाहों को, कि कौन सी उसकी बकरियां और कौन सी मेरी बकरियां। तो इसलिए जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, छोटा सा बकरा का बच्चा किसका है। और मैंने इर्द गिर्द देखा, मुझे कोई भी नजर नहीं आया। इस रास्ते से, इस रूट से रोज मैं ही गुजर के जाता था, तो मुझे कभी कोई इस तरह का कोई और चरवाहा अगर मिलता भी था तो वो कभी कभी दिन के टाइम को गुजर के जाता था। तो मैं समझा शायद कोई चरवाहा गुजर के गया है और उसका ये बच्चा दिन से ही यहाँ पे मौजूद है और इस तरह रो रहा है। तो कहता है मैंने फौरन उसको उठा लिया, और मेरा उठाने का स्टाइल ये था कि हम उसको बगल में रखते हैं, जिस तरह, इस तरह मैंने नहीं उठाया, मैंने उसको उठा के जिस तरह बच्चे को अपनी गर्दन पे बिठाते हैं, इस अंदाज में उसको अपनी गर्दन के ऊपर डाल दिया कि 2 टांगे उधर से थी उसकी, 2 टांगे इधर से थी, और मैंने इस तरह उसकी टांगे पकड़ी हुई थी। कहते जैसे मैं उसके करीब गया, मैंने उसको उठाया। बहुत ही खूबसूरत वाइट सा वो क्यूट सा बच्चा था, बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, और मैंने उसको उठा के ऊपर गर्दन के ऐसे रखा, दोनों हाथों से ऐसे पकड़े उसकी टांगे, दोनों, 2 टांगे इधर 2 टांगे इधर पकड़ी, और मैंने इधर गर्दन में रखा, और मैं तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा कि मैं अपनी बकरियों तक पहुँच गया। डंडा होता है इनके हाथ में, वो कहता है मैंने अपना डंडा ऐसे बगल में रखा हुआ था और उसकी 2 टांगे इस तरह पकड़ी हुई थी। मैं चलता रहा। अभी चलते चलते मुझे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट ही हुए थे कि मुझे लगा कि मेरी गर्दन के ऊपर वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरी आंखें सामने अपनी बकरियों को देखने की तलाश कर रही थी कि मेरी बकरियां कहाँ हैं, कहाँ तक पहुंची हैं, कि इधर उधर कोई भटक ना जाए। जिस तरह ये एक बिछड़ सा गया था, मेरा भी बकरियों में से हो सकता था कोई बकरी, कोई उसका बच्चा बिछड़ जाए। तो इस खौफ से मैं जल्दी जल्दी चल रहा था कि मैं उन तक पहुंच जाऊं। और जो मेरी गर्दन पे बोझ बढ़ना सा शुरू हो गया, तो उसी वक्त मेरी निगाह पड़ी कि जिन टांगों को मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, मेरी उनकी तरफ निगाह पड़ी। और पहले मैंने महसूस इसलिए नहीं किया कि मैं सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन जब बोझ बढ़ता गया और वाज़े महसूस होना शुरू हो गया कि अब तो गर्दन पे बहुत ज़्यादा बोझ सा आ गया है, तो फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया है, मेरी गर्दन थक क्यों रही है। मैंने ऐसे गर्दन को हिलाने की कोशिश की तो इतना वजन था कि हिले ही ना। तो एकदम से जो मैंने टांगे पकड़ी हुई थी, जब उनकी तरफ निगाह पड़ी तो मुझे झटका सा लगा, क्योंकि मैंने देखा वो जो टांगे हैं, जो मेरे
पकड़ने से थोड़ी सी नीचे तक थी, अब वो इतनी नीचे थी कि ज़मीन को टच नहीं हो रही थी, बल्कि ज़मीन को टच होके पीछे की तरफ जा रही थी। और वो कहता है जैसे ही मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो वो टांगें काफ़ी दूर तक गई हुई थी, जहाँ तक मुझे नज़र आया वो टांगें पीछे की तरफ ही गई हुई थी। यानी वो जो टांगें मैंने पकड़ी हुई थी यहाँ से, वो इतनी लंबी हो गई थी कि यहाँ से वो ज़मीन को टच हो रही थी और ज़मीन से भी कितनी दूर पीछे तक गई हुई थी, लटकती हुई। यानी यूं समझिए, वो कहता है जहाँ तक मेरी निगाह गई, तो लड़का कहता है हमने उससे सवाल पूछा जहाँ तक तय मुराद क्या है, कितनी फुट तकरीबन, कहता है वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन इतना कि जहाँ तक मैंने मुड़ के देखा मुझे टांगें ही टांगें उनकी नज़र आ रही थी। तो उसी लम्हे मैंने उठा के उसको ज़मीन पे जैसे ही फेंका तो बकरी का बच्चा गायब हो गया। बस ये आखिरी मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा। मैंने उसको ऐसे गर्दन से उठाया और ज़मीन पे अपने सामने ही पटक दिया, क्योंकि मैं डर गया था, समझ गया था, मेरे बाप ने मुझे बताया हुआ था कभी इस तरह का वाक़या हो तो दौड़ लगा देना। तो कहता है मैंने जैसे ही ऐसे उसको गले से उठा के मैंने उसकी इतनी लंबी टांगें देख ली तो मैं समझ गया कि ये बकरी का बच्चा नहीं है, कोई जिन है या कोई हवाई मखलूक है। तो कहता है मैंने उसको जैसे ही ज़मीन पे फेंका तो मेरी आंखों के सामने ही वो वहीं पे गायब हो गया। मैंने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा और मैं भागता रहा, तेज़ी के साथ भागता रहा। पीछे कोई आवाज़ आ रही थी, पीछे कोई चल रहा था, पीछे कोई दौड़ रहा था, पीछे क्या हो रहा था। कहता है मैं इतना खौफज़दा था कि मुझे होश नहीं रहा। हो सकता है मुझे कोई पीछे बुला रहा हो सकता है कोई हंसने की आवाज़ आई हो। तो कहते लड़के ने कहा, हमने उससे पूछा क्या वाकई कोई हंस रहा था? कहता है मैं इतना पागल हो चुका था, अब तो मुझे लगता है कोई हंस भी रहा था, कोई रो भी रहा था, कोई दौड़ भी रहा था, लेकिन मुझे कोई होश नहीं। मैं भागता रहा और जब घर पहुंचा तो मुझे कोई होश नहीं था। मैं चारपाई पे जाके गिरा हूँ, पसीने से शराबूर था और मैं बेहोश हो गया। जब मेरे घर वाले मुझ तक पहुंचे तो मैं बेहोश पड़ा हुआ था और मुझे काफ़ी देर हाथ पांव मसलते रहे और बाकी गांव वालों को लेके आए, गांव के जो बुज़ुर्ग थे उनको लेके आए, वो भी मेरे हाथ पांव इस तरह मलते रहे। और जब मैं होश में आया तो उन्होंने मुझे पानी शानी पिलाया और उसके बाद मुझसे पूछा क्या हुआ है। तो मैंने उनको इस तरह का वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कि कैसे मेरी आंखों के सामने गायब हुआ और मैं भागता हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ दुआएं सिखाई कि नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह का वाक़या हो तो ये पढ़ना है और कोशिश करनी है इस तरह जल्दी वहाँ से निकल आना है। तो कहता है ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सका। अब ये होता है, अब भी मैं जाता हूँ, डर नहीं लगता, लेकिन एक फिर भी वहम दिल में खौफ सा होता है। तो इसलिए निकलते ही जब मैं निकलना शुरू होता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सीखा हुआ है और मैं सिर्फ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहता हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता पढ़ता मैं घर पहुँच जाता होता हूँ, फिर मुझे डर नहीं लगता। ये एक वाक़या ऐसे आप लोगों ने ज़िद किया, मेहमान हैं तो मैंने सुना दिया, वरना मेरी ज़िंदगी का कोई ख़ास वाक़या नहीं है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही है कि मैं सुबह आता हूँ, यहाँ वक्त गुजारता हूँ और शाम होने से पहले पहले यहाँ से भेड़ बकरियाँ लेके चला जाता हूँ। तो इम्तियाज़ कहता है उस वाक़ये को आज तक हम इसलिए नहीं भूल सके कि बहुत सारे लोगों से हमने किस्से, कहानियाँ, वाक़यात इस तरह के सुने होते हैं, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या था जो उस लड़के के साथ वहाँ पे बीता था। मेरा प्रोग्राम एक चस्का के नाम से था, जो मैं खुद एज ए एंकर करता था। मैं लोगों को तंग करता था, हंसाता था। तो मैंने चोलिस्तान में काफ़ी प्रोग्राम किए थे, बहुत ज़्यादा। मेरी ख्वाहिश है कि उसमें से भी एक दो स्टोरीज़ हैं जो हॉरर हैं। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो इसी ऑफ कैमरा स्टोरी में मैं आपको वो कहानी भी सुनाऊंगा। सो ये एक इम्तियाज़ की कहानी थी जो उन्होंने भेजी हमें चोलिस्तान की, और दूसरी दानिश की कहानी थी जो उन्होंने हमें भेजी, वो मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल की। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, आप इंशाल्लाह मैं आपकी कहानियों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9231365550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +9231365550। और पाकिस्तान से जो नंबर मेरा मिलाएंगे वो मिलाएंगे 0313665550। अपनी कहानी को वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें। तो एंड में लफ्ज़ स्टोरी लाजमी लिखिएगा, कहानी या स्टोरी आपने एंड में लाजमी लिखनी है। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।